सर हमारे एपिसोड पर तो कैसा लग रहा है सर आपको आकर? धन्यवाद। आपने इस जानकारी के लिए मुझे उपयुक्त समझा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जहाँ तक आपने जो बाबा साहब के या तथागत बुद्ध के बारे में जानकारी की बात की है, तो मैं तो एक बहुत साधारण जानकारी का आदमी हूँ। फिर भी आप जो क्वेश्चन मेरे को करेंगे, यथासंभव जो भी मेरे से जो है उसका जवाब दिया जा सकेगा, वो आपके सामने होगा। तो सर मतलब स्टार्टिंग करने से पहले आप थोड़ा सा एक बाबा साहब के ऊपर, एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर एक थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू बता दीजिए, ताकि मतलब मेरे हिसाब से तो इंडिया में कोई ऐसा है नहीं वर्ल्ड में कि जिसे बाबा साहब के बारे में ना पता हो, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। तो आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता दीजिए कि बाबा साहब के बारे में कौन थे, मतलब उन लोगों ने क्या क्या करा, एक छोटा सा मतलब इंट्रो टाइप का थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि कौन थे। जी। जहाँ तक बाबा साहब की जन्म आदि की पृष्ठभूमि के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो बाबा साहब का जन्म इंदौर के पास एक महू छावनी है, वहाँ पर 1851 14 अप्रैल को हुआ था। और बाबा साहब अपने माँ बाप की 14वीं संतान थे। बहुत सी भ्रांतियाँ बाबा साहब के बारे में थी। बचपन में बाबा साहब बहुत नटखट थे और कहते थे कि ये जो है बच्चा बहुत अपशकुन है, और किसी ने कहा भी था कि ये अपनी माँ के लिए बहुत अभागा सिद्ध होगा। बाबा साहब ने एक दफ़े बम्बई में एक बहुत भाषण हुआ था, तो उसमें इन चीज़ों के बारे में बताया था, और ऐसा कुछ नहीं था। ये सब कुछ जो बाबा साहब हमारे यहाँ राजनीतिक पटल पर 30-40 साल के बीच में रहे, तो वो केवल जो है अपने उद्यम के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर रहे। बाबा साहब का जो बचपन का नाम था भीमा था, भीमा, और वो उन विभूतियों से एक रहे कि जिसको समणवादी व्यवस्था ने स्कूल में जाने से रोका। बल्कि स्कूल में जाने से ही नहीं रोका, स्कूल के द्वार दरवाजे पर भी उस आदमी को पैर रखने से रोका गया, और वो अपनी जद्दोजहद के बल पर जो शिक्षा के द्वार इस यहाँ की वर्ण व्यवस्था ने किए थे, उनको दता बताते हुए, उनका विरोध करते हुए दुनिया के जो योग्यतम व्यक्ति थे, उनके समय के जो 6 विश्व प्रसिद्ध लोग थे, उनमें से एक थे बेवरली निकोलस। एक पत्रकार थे, उन्होंने उनके बारे में यही कहा था कि वो अपने समय के विश्व के जो 6 माने माने व्यक्ति थे, जाने माने व्यक्ति थे, उनमें से बाबा साहब भी एक थे। मतलब जैसे उनका रियल नेम तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था, है ना? तो मतलब उनका नेम भी बाबा साहब कैसे पड़ गया? लोगों ने निक नेम प्यार से बोलने लग गए या किसी ने टाइटल? देखिए, बाबा साहब के बारे में मुझे इतना है कि उनका जो, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका जो बचपन का नाम भीमा था, और जो लोग कहते हैं कि उनका जो गांव था जहाँ के उनके पिताजी रहने वाले थे, उसका नाम आवा बंडेकर था। तो महाराष्ट्र में एक प्रथा है कि जो व्यक्ति होता है उसके गोत्र की जगह पर जो है गांव का नाम लगाते हैं, और अधिकतर कर उसमें होता है। तो एक दूसरी जो बात लोग जो बतलाते हैं, वो ये कहते हैं कि उनके गुरु का नाम जो है अम्बेडकर था, परंतु रिकॉर्ड में ऐसा कुछ मिलता नहीं। आवा बंडेकर गांव का जो है रेफरेंस मिलता है। तो ये कहा जाता है कि टीचर उसके बोलने में असुविधा होती थी आवा बंडेकर एक साथ बोलने में, तो इसलिए उसका नाम अम्बेडकर जो है रिकॉर्ड में लिख दिया गया। उनके टीचर का नाम था ऐसे? हाँ, कुछ कहते हैं कि टीचर का नाम था, परंतु ऐसा जो है प्रमाणिक तौर पर जो है सही नहीं है, नहीं, क्योंकि वो टीचर उनका ब्राह्मण था। और जैसे यहाँ की ब्राह्मण व्यवस्था है कि जो कोई व्यक्ति शीर्ष पर पहुँचना चाहता है, तो उसको जो ब्राह्मण व्यवस्था है वो अपनी तरफ खींचती है। जैसे जो रविदास जी थे, उनको कहा था कि जो है वो जो पूर्व जन्म के ब्राह्मण थे, तो इस तरह से इस व्यवस्था में, परंतु ऐसा कुछ था नहीं जहाँ तक कि मुझे जानकारी है। और अभी काफ़ी टाइम से वो भी चल रहा है, सीरियल भी चल रहा है, शायद आपने देखा होगा। तो मतलब क्या लगता है कि वो एकदम? मैंने सीरियल तो नहीं देखा, परंतु सीरियल में बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब जो अतिशयोक्तिपूर्ण भी होती हैं, है ना। परंतु जो बाबा साहब जो है विश्व पटल पे यहाँ तक जो छाए है ना, और यहाँ तक जो ऊँचे उठे, यदि आप उनकी जो है जीवन वृत्त को देखें, तो उन्होंने अपने बचपन से ही बहुत मुसीबतों का सामना किया। उन्होंने अपनी एक जीवनी लिखी है, संक्षिप्त जीवनी, जिसका नाम है वेटिंग फॉर वीज़ा, वीज़ा की प्रतीक्षा में। तो उसमें जो है अपने जो बचपन से लेकर के और अंत तक के
6 एपिसोड में से जो 6 घटनाक्रम थे उनमें से 4 घटनाक्रमों का विवरण दिया है। एक उन्होंने अपने पिताजी के पास जब वो गए थे उसके बारे में बताया है। एक दफ़ा किसी कमीशन में जांच करने के लिए गए थे तो वहाँ पर जो उसको जो वो तांगे में बैठे थे तो वहाँ पर जो उसको जो चोट लग गई। एक उन्होंने जो है जब सितंबर 1917 में 12 सितंबर 1917 से 23 सितंबर 1970 तक वो बड़ौदा में नौकरी करने के लिए गए थे तो उस घटनाक्रम का उन्होंने जो जिक्र किया है। तो ये जो 4 घटनाएं जो उनके टाइम की थी बड़ी मार्मिक घटनाएं रहीं। जो सितंबर की जो 11 दिन की घटना थी उन्होंने तो उनके अंदर जो है आमूल चूल परिवर्तन कर दिया और इस ब्राह्मण व्यवस्था के विरोध में उनके अंदर जो है एक तरह से जो क्रोधाग्नि जल उठी और उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं इस व्यवस्था को उखाड़ करके ही दम लूँगा और आजीवन इस व्यवस्था को नष्ट करने के लिए नहीं, इसमें बदलाव लाने के लिए वो कोशिश करते रहे। यदि आप उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ें तो उनके अंदर जो प्रतिशोध की कोई भावना नहीं थी। उन्होंने बहुत काम किया है और बहुत लेखन किया है और जो अध्ययन करने लायक पुस्तकें हैं उनकी जो 2-3 पुस्तकें हैं जिनको मैं बतलाना चाह रहा हूँ आपको। पहली एक बहुत छोटी सी किताब है उनकी वेटिंग फॉर वीज़ा की प्रतीक्षा में, ये उनकी जीवनी है, वो आप पढ़िएगा। एक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन जाति का विनाश है ना। वैसे बाबा साहब की अगर पूरी हिस्ट्री में आपको बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, परंतु मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अपने बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के समय में पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहे थे। और बचपन में जब वो पढ़ते थे तो एक बगीचे में जाते थे तो वहाँ कृष्ण अर्जुन केलुस्कर जब 7वीं 8वीं में थे बाबा साहब तो देख करके वो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने देखा कि ये बच्चा तो काफ़ी होनहार है। जब वो 8वीं पास हुए तो उनका जो वहाँ के जो रहने वाले थे उन्होंने जो उसका अभिनंदन का आयोजन किया तो उसमें कृष्ण अर्जुन केलुस्कर भी आए और उन्होंने उनको जो है अपनी एक जीवनी दी, जो तथागत बुद्ध की जो है जीवन व्रत था अपने द्वारा लिखित जो उन्होंने जीवनी दी। उस जीवनी का जो तथागत बुद्ध की जो जीवनी थी उसका बाबा साहब के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा और बहुत क्या मैं तो ये कहूँगा कि तथागत बुद्ध का आजीवन प्रभाव बाबा साहब पर पड़ा, समझे नहीं। और उन्होंने जो है मतलब जो है अपदीपो भव, अपना दीपक आप बनो, अपना दीपक आप बनो। मतलब दीपक का काम क्या है? मार्ग दिखाना नहीं, प्रकाश करना, उजाला फैलाना, प्रकाश करना है। अगर आपके अंदर प्रकाश हो गया या आप प्रकाश में हो गए तो आपको जो चीज़ अंधकार में नहीं नज़र आती है वो प्रकाश में सब चीज़ दिखाई देंगी। मतलब यदि आपको जो है वस्तु स्थिति जानना है तो आपको प्रकाश में जाना पड़ेगा और आपको प्रकाश में होना भी पड़ेगा, है नहीं। क्योंकि जो अंधे होते हैं उनको तो प्रकाश में भी नज़र नहीं आता है नहीं है। तो प्रकाश में जो है जाना ही ज़रूरी नहीं है, प्रकाश में होना भी ज़रूरी है। मतलब आपको जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यदि बाबा साहब से तथागत बुद्ध से आपने कुछ सीखना तो 2 चीज़ सीखिएगा, है नहीं, कि आप जो है प्रकाश में होइए और प्रकाश में करिए ताकि दूसरों को रास्ता मिलेगा। प्रकाश में आप कब होंगे? जब आप अपने जो है जो ज्ञान चक्षु हैं, जो अपना विवेक है उसको जागृत करेंगे। जब तक आप जो है अपने जो विवेक है उसको जागृत नहीं करेंगे आपको जो बहुत सी चीज़ें उनके बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी। इसलिए जो बाबा साहब का जो मूल मंत्र है, जो बाबा साहब जो शिक्षा की बात करते हैं, बाबा साहब संघर्ष की बात करते हैं, तो वो संघर्ष आपके जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होना चाहिए। आपको ज्ञानार्जन के लिए हमेशा कटिबद्ध होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं या चलते हैं तो निश्चित रूप से जो यहाँ भेड़ बकरियों की तरह जो सामान्य जन घूम रहे हैं उनसे ऊपर उठ जाएंगे, निश्चित रूप से ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए मैं अपना जो प्रत्येक विद्यार्थी है उनसे यही कहता हूँ कि तुम्हें ज्ञानार्जन के लिए बाबा साहब को मन से और कर्म से पूरी तरीक़ा से पढ़ना चाहिए। आज जो हमारे सामने विडंबना ये है
कि हम बाबा साहब को पढ़ तो बहुत रहे हैं, हाँ, परंतु जो बाबा साहब ने किया वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सही बात है। हमारे भी मेरे जान पहचान में जैसे मेरा गांव में जैसे बहुत जी से हाँ। वो हैं कि अम्बेडकरवादी हैं, हाँ। गले में झंडा पहन लिया और हाँ। टी शर्ट पहन के निकल गए, रैलियाँ निकाल लेते, तो ये सब जी कोई सही बात थोड़ी हाँ, नहीं है। देखिए जहाँ तक आपने अम्बेडकरवाद की बात की, अम्बेडकरवाद तो बहुत बड़ा जी, विषय है। वो जो ये समझिए अथाह समुद्र की तरह है। जी, अम्बेडकरवाद जो है कहना एक अम्बेडकर आइडियोलॉजी कहना, अम्बेडकर आइडियोलॉजी वो आइडियोलॉजी है कि जो किसी भी आदमी को समानता, जी, स्वतंत्रता, भाईचारे और न्याय के लिए प्रेरित करती है। वो विचारधारा है। जी, जो आदमी असमानता के खिलाफ में लड़ेगा, अधीनता के खिलाफ लड़ेगा, वैमनस्यता के खिलाफ लड़ेगा, अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, वो सच्चा अम्बेडकरवादी है मेरी नज़र में। जी, जी, बिल्कुल सही बात है। मैं ऐसे किसी आदमी को अम्बेडकरवादी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ जिसने गले में जय भीम का पट्टा लटका लिया हो या जय भीम बोल दिया हो और डीजे चला रहे थे या डीजे चला रहे हैं या जिनके अंदर विवेक नाम की चीज़ नहीं है, बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं, है नहीं। तो अम्बेडकरवादी होना एक बहुत बड़ी बात है। अम्बेडकरवादी जो है वही आदमी हो सकता है कि जो बाबा साहब की तरह शिक्षा में 12-12, 14-14, 18-18 घंटे लगावे। जी, जी, आप अगर बाबा साहब की जीवनी को पढ़ेंगे तो बाबा साहब एल्फिस्टन कॉलेज तक जो जब उन्होंने ग्रेजुएशन किया तो जिस इस तरह के जो साधारण विद्यार्थी होते हैं उसी तरह के विद्यार्थी थे। जी, बाबा साहब से पूछा भी था कि बाबा साहब जो आप इतने महान कैसे बन गए, तो बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी ये जो सफलता है इसके पीछे कोई दैवी वरदान नहीं है, जी, कोई ईश्वर की अनुकंपा नहीं है। ये सब कुछ मैंने अटूट मेहनत, दृढ़ प्रतिज्ञा और अदम्य साहस के बल पर प्राप्त किया है। मैंने न जाने कितनी मुसीबतें झेली हैं, न जाने कितने संघर्ष मैंने झेले हैं। लोगों ने मेरे को जो है स्कूल के दरवाजे से अंदर जाने से रोका और मैंने अपने जो है इस अदम्य साहस के बल पर, अनवरत संघर्ष के बल पर 18 घंटे स्टडी करके और इस स्तर पर जो आया हूँ, तो उसके पीछे कोई भी दैवी संयोग नहीं है। उसकी केवल जो है उसमें मेरी मेहनत है, उसमें मेरी तपस्या है, उसमें मेरा त्याग है, उसमें मेरा बलिदान है। बाबा साहब की आप जीवनी पढ़ें पूरी तरीक़ा से। बाबा साहब की जो शादी हुई थी तो बाबा साहब उस समय करीब 17 साल के थे। और जो माता रमाबाई थी उनकी उम्र करीब 9 साल की थी, तो 7-8 साल का अंतर था, समझे। और जहाँ वो रहते थे उसको चाल कहते थे। तो उनकी शादी वैसी जगह होती थी जहाँ फिश मार्केट था, मछली मार्केट था, है नहीं, तो वहाँ शादी हुई थी। और उनके जो ससुर थे वो भी कुली थे, मतलब ऐसा कोई वो नहीं, परंतु अपनी बैकग्राउंड, अपने संघर्ष, मुख्य रूप से अपने संघर्ष के बल पर, अपने साहस के बल पर, है नहीं, वो उस स्तर तक ऊँचे उठे। मतलब जो है हम उसका अनुकरण ही नहीं कर पा रहे, 1% भी हम अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं। हम केवल बाबा साहब चिल्लाते रहते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, है नहीं। बाबा साहब की बात तो हम बहुत करते हैं, परंतु तो बाबा साहब की तरह काम कहाँ करते हैं, कोई नहीं करता। जैसे मतलब यदि आप जो है बाबा साहब की जीवनी को पढ़ेंगे तो बड़ी रोचक है। हाँ बोलिए, आपको क्वेश्चन। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी आपने कहा कि हम लोग जो हैं बस बाबा साहब कर रहे हैं, कोई उनके विचारों पे चल नहीं रहा है इस वक्त, तो मतलब किस तरीके से इन लोगों में हम बदलाव कर सकते हैं? अगर कोई बदल सकता है तो कैसे बदलाव ला सकते हैं इन लोगों के अंदर? जैसे वो होता है जब 14 अप्रैल आती है, बाबा साहब का बर्थडे होता है, लोग डीजे चलाते हैं, तो क्या सही है वो चलाने एक तरीके से? जैसे डीजे चला रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, और कि वो बताया था वो डाल लेते हैं कि हम अम्बेडकरवादी, पढ़ता लिखता कोई है नहीं। मेरे जान पहचान में भी बहुत हैं गाँव वगैरह में जो अम्बेडकरवादी करते रहते हैं, लेकिन पढ़ता इनमें से कोई नहीं, सब अनपढ़ हैं, सब उल्टे सीधे काम करें। तो इन लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? मतलब सही है? उन लोगों को मेरा संदेश यही है, और उन्हीं को क्या, मैं तो पूरे समाज के जो अपने प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं और जो अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं, उनसे भी मैं एक ही निवेदन से ये कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर को पढ़ने के साथ साथ अम्बेडकर को समझना बहुत ज़रूरी है, और अम्बेडकर को समझने के साथ साथ जो उन्होंने किया उसमें से कुछ करना बहुत ज़रूरी है।
बात जो है 2 स्तर की लोग करके रह जाते हैं, मैं 3 स्तर की बात कह रहा हूँ। जी समझे नहीं? जी समझ गया। मैंने आपको एक बात ये कही कि अम्बेडकर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि अभी हम अम्बेडकर को पूरा पढ़े नहीं हैं, तो अम्बेडकर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी। अम्बेडकर को पढ़ने के बाद में अम्बेडकर को समझना बहुत ज़रूरी है, और उनके समझने के बाद में जो बाबा साहब ने किया कुछ करना बहुत ज़रूरी है। करना जरूरी है। हाँ। तो जब अम्बेडकर को आप पढ़ेंगे तो 1891 से लेकर के 6 दिसंबर 1956 तक जितने भी घटनाक्रम हैं, जी। आप ये देखिए कि बाबा साहब अपने जीवन के 30-40 साल जो राजनीति में रहे, जी। वो हमेशा जो दीन दुखी और दलित उनकी लड़ाई लड़ते रहे, जी जी। मानव अधिकारों के लिए लड़े। यहाँ की जो व्यवस्था है वो विषमता मूलक है, ऊंच नीच वाली है, भेदभाव की है, और जो ब्राह्मणवाद है वो वर्चस्ववादी है। तो वो प्रत्येक अवस्था में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, और उसी व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब ने आवाज़ उठाई, और बाबा साहब से पहले तथागत बुद्ध ने आवाज़ उठाई। गौतम बुद्ध ने। तथागत बुद्ध विश्व की वो पहली हस्ती हैं जिन्होंने मानव मन को समझने के लिए पहले प्रयास किया, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बातें हैं, वो सब आदमी के मन से ही शुरू होती हैं। जी। हर एक प्रवृत्ति का जो अगुवा है वो मन है, समझे नहीं? तो जिनका मन मजबूत होगा वही दुनिया में कुछ कर पाएंगे, जी। समझे नहीं? जी जी। डामाडोल मन से कुछ नहीं हो पाएगा, तो डामाडोल मन की जरूरत नहीं है, मन जिनका मजबूत मन मजबूत करना है नहीं? जी। हाँ, सबसे पहले मन मजबूत करो। मन को बहुत जरूरी है। फिर मन ही को प्रबोधिए, मन ही को प्रतीत, जी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी। मतलब मन ही को प्रबोधिए, मन का प्रबोधन करिए, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बाबा साहब ने जो है शिक्षित बनो, जी। संघर्ष करो और संगठित रहो। तो इससे पहले क्या कहा था? लोग केवल यही कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये एक तकिया कलाम बन गया। हाँ। नहीं, शिक्षित करो भी, जी। संघर्ष करो और संगठन बनाओ। जी। संगठन बनाने का मतलब ये नहीं कुकुरमुत्ते की तरह संगठन बनाओ, जिससे भगवान बुद्ध ने संघ बनाया था, इस तरह का संघ बनाओ। जी। जिस आदमी ने सही तरीक़े से तथागत बुद्ध को पढ़ लिया, तथागत बुद्ध को पढ़ने के साथ साथ समझ लिया, और जिसने तथागत बुद्ध की तरह कर लिया, जैसे बाबा साहब को पढ़ लिया, बाबा साहब को समझ लिया और बाबा साहब की तरह कर लिया, वो बाबा साहब की तरह हो गया। जिसने बुद्ध की तरह किया वो बुद्ध की तरह हो गया। बाबा साहब ने तथागत बुद्ध को अपना पहला गुरु माना। क्यों माना? बाबा साहब तो ऐसे पारखी थे ज्ञान के कि वो तो 18 घंटे पढ़ते थे, परंतु उन्होंने जो है तथागत बुद्ध को अपना गुरु माना। क्यों माना? इसलिए माना कि उन्होंने मानवता को समानता के दृष्टिकोण से देखा, समता के हिसाब से देखा, भाईचारे के हिसाब से देखा है। बौद्ध धर्म के अंदर जो उन्होंने व्यक्ति की गरिमा को देखा। यही कारण थे कि बाबा साहब ने तथागत बुद्ध को अपना गुरु माना। जैसे अभी आपने बताया था कि बाबा साहब की वो 17 साल की एज में शादी हो गई थी, फिर उनकी उसके बाद दूसरी शादी भी हुई थी बाद में, जब उन्होंने बाद में करी। यस। तो उसमें जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि उनकी वाइफ ने ही उन्हें मार दिया था, तो मतलब आपका क्या मानना है इस बारे में? या उनकी अचानक ही डेथ हुई थी, या मतलब वो मर्डर था, तो आपका क्या मानना है इस बारे में? देखिए, वस्तुस्थिति समझने के लिए
इतना आवश्यक है कि आपके पास कोई साक्ष्य होने चाहिए, कोई प्रमाण होने चाहिए। और आपको कभी भी जब तक किसी चीज़ के बारे में आप जो है साक्षात ज्ञान नहीं कर पाएँ उसके बारे में न बोले तो ज़्यादा अच्छा है। जी जी जी। तो जो आप कह रहे हैं कि जो दूसरी पत्नी हैं उन्होंने बाबा साहब के ये किया वो किया, वे सब चीज़ें बेसलेस हैं और इन चीज़ों के बारे में हमें जो बातचीत नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक आपको जानकारी है कि बाबा साहब की जो मिसेज है उनकी डेथ जो है 27 मई 1935 को हो गई थी। 27 मई 1935 को हो गई थी और 1908 के आसपास जो है उनकी शादी हुई थी, है ना। तो करीब 27 साल उनके साथ रहीं वो, समझे नहीं। और उनके उसी बीच में 4 बच्चे हुए जिनमें से एक लड़की थी और 3 लड़के, उनकी डेथ हो गई, एक लड़का बचा, है नहीं। और 27 मई 1935 को जो रमाबाई की भी डेथ हो गई थी। तो 27 मई से लेकर के और 14 अप्रैल 1948 तक बाबा साहब अकेले रहे, विदुर रहे, मतलब, है नहीं। और क्योंकि बाबा साहब ने बहुत तगड़ा संघर्ष किया था, आपने देखा होगा, आपको जानकारी होगी, पूना पैक्ट के बारे में आपको जानकारी होगी, गोलमेज सम्मेलनों के बारे में आपको जानकारी होगी। शुरू में यदि आप देखें तो साउथ बोरो कमेटी थी जो मताधिकार के बारे में आई थी, उसके बारे में उसने दिया। साइमन कमीशन हुआ, चापदाल तालाब हुआ, कालाराम मंदिर हुआ, पार्वती मंदिर हुआ, है नहीं। ऐसे बहुत से जो वो हुए। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और पूना पैक्ट में बाबा साहब को जो है कितनी जो है मेहनत करनी पड़ी, कितनी मशक्क़त झेलनी पड़ी। फिर बाबा साहब ने जो अस्पृश्य लोग हैं, अनटचेबल्स हैं, उनकी लड़ाई के लिए कितनी जद्दोजहद की, तो उसके लिए तो एक बहुत विस्तृत चर्चा का विषय है। तो इतना यहाँ संभव नहीं है कि वो हो जाए, परंतु 1935 से लेकर 1948 तक बाबा साहब 13 साल विदुर रहे। और उस 13 साल के उसमें अंतराल में यदि आप देखें तो बाबा साहब ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की इंडिया की डेस्टिनी को जो है बनाने के लिए। और इंडिया के भाग्य को बनाने के लिए उनको संविधान सभा में लिया गया। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है चेयरमैन भी रहे संविधान सभा में। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लोग कहते हैं कि जो है संविधान निर्माता बाबा साहब हैं। तो जो परिस्थितियाँ उस टाइम पर थी, तो जो 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, उसमें से एक एक करके सब चले गए थे और एक की डेथ हो गई थी और एक जो ने इस्तीफ़ा दे दिया था। और बाबा साहब ने जो है संविधान बनाया, तो वो जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने ससम्मान उनको जो ये कहा, और वास्तव में ही उन्होंने ही एक तरह से वो बनाया। परंतु एक विडम्बना के साथ मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब चाहते थे संविधान उस तरह से नहीं बना। अच्छा, हाँ, मतलब बाबा साहब कैसे चाहते थे? जो संविधान बाबा साहब चाहते थे, बाबा साहब ने 15 मार्च 1947 को जो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस वगैरह जो संविधान सभा में जो पारित हुए और उसमें जो अपने अपने विचार मांगे गए थे, बाबा साहब ने भी एक विचार दिया था कि भाई जो अपने अपने विचारों को जवाब दें। तो उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के संविधान के तौर पर स्टेट्स और माइनॉरिटीज़ के रूप में एक जो अपना संविधान प्रस्तुत किया था। परंतु नेहरू, पटेल, कृपलानी और ये राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने किसी ने माना नहीं, उनकी बात अनसुनी कर दी। और उसमें नहीं क्या था, उसमें जो है बीमा है, खेती है, बहुत बड़े एंटरप्राइजेज हैं, उनके राष्ट्रीयकरण की बात थी। हाँ, राष्ट्रीयकरण कैसे? राष्ट्रीयकरण ये कि ये ज़मीन है, ये ज़मीन जो किसी की नहीं होनी चाहिए, ये एक राष्ट्र की संपत्ति होनी चाहिए, इस पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, इस पर राष्ट्र का अधिकार होना चाहिए। अच्छा, मतलब जो सरकार होगी उसका वो रहेगा यस, हाँ। तो उस पर क्या है
इसी तरह बीमा है, बड़े बड़े जो है एंटरप्राइजेज हैं, तो उसमें कांग्रेस ने काफ़ी कुछ किया, परंतु बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो रह गई, है नहीं। आज जो आपको विषमता नज़र आती है, अगर बाबा साहब के संविधान को माना जाता जो अल्पसंख्यक और राज्य के रूप में उन्होंने लिखा था, तो आज जो समस्याएं आप देख रहे हैं संपत्ति के बारे में जो वो हो रहा है कि 1% आदमियों का जो है 73% पूंजी पर, संसाधनों पर कब्जा है, तो इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती। चीज़ें तो मैं तो आपको जो है सारांश रूप में एक बात कहना चाह रहा हूँ। जी बताइए। कि भारतवर्ष को आज़ाद हुए करीब 75 साल हो गए। 47। जी 1947 में भारतवर्ष आज़ाद हुआ। अब हम जो है 2023 में बात कर रहे हैं, 75 साल पूरे हो चुके हैं। परंतु जो बाबा साहब चाहते थे या जो बाबा साहब करना चाहते थे, उसकी तरफ जो हमारे नेता हैं उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अगर वो विशेष ध्यान देते तो उन्हें पहले बाबा साहब के संविधान की तरफ ध्यान देना चाहिए था। जी। जो उन्होंने स्टेट्स और माइनॉरिटीज लिखा था, उनके प्रावधानों का जो गहराई से अध्ययन करना चाहिए था, और अध्ययन करके अपने लोगों की जो है जो मांग थी, अपने लोगों के कल्याण के लिए जो स्कीम्स, जो योजनाएं थी, उनको उठाना चाहिए था। परंतु विडम्बना ये रही कि जो लोग आरक्षण के बल पर विधानसभाओं में गए, लोकसभा में रहे, वो केवल पार्टी के सदस्य बन के रहे। वो अनुसूचित जाति के जो है प्रतिनिधित्व करने में एकदम नाकाम रहे। अच्छा। हाँ, वो बस अपना अपने करते रहे। हाँ, अपने लिए करते रहे। जो बना उसने बस अपना अपना करा, उन्हें मतलब नहीं कि हमारी उसमें क्या हो रहा है। जी हाँ, उन्हें बस आए, अपना पेट भरा, चले गए। परंतु आज जो जरूरत है ना जी, उसी बीच में जब बाबा साहब की जो डेथ हो गई 1956 के बाद में, तो जो उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में बनाई थी, उससे पहले भी उन्होंने जो है जो लेबर पार्टी बनाई थी 1935-36 में, और 1957 में रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी। परंतु उनके जाने के बाद में जो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी कहें, उन्होंने जो प्रावधान उन्होंने जो है आगे बढ़ने के लिए किए थे, उनके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल सत्ता की कुंजी अपने पास रख कर के बस ये कहना ही शुरू कर दिया कि जो सत्ता की कुंजी है वही सब आपके जितने भी जो है परेशानियां, उनको सबको दूर कर देगी। और जैसे जैसे वो ये शब्द बोलते गए, वैसे वैसे सत्ता उनसे दूर होती चली गई। उनके अंदर शिक्षा नाम की जो है वो चीज़ें ख़त्म होती गई। उनके साथ संघर्ष करने का जो मादा वो ख़त्म होता गया। उनके अंदर संगठन जो है ऐसे बने जैसे कुकुरमुत्ते के संगठन होते हैं। कुकुरमुत्ता देखा आपने? नहीं। कुकुरमुत्ता जानते हो? नहीं। मशरूम इंग्लिश में पढ़ा है? मशरूम देखा है आपने? जी, मशरूम देखा है। मशरूम क्या जैसे लकड़ी को उपज जाता है ना, तो कुकुरमुत्ता जो ऐसे उपजता है। जी। और उसकी एज कितनी ये देखा है आपने? नहीं है? नहीं। वो ये जैसे ही होता है 1-2 दिन रहा, पट से जो नीचे लुढ़क कर गिर पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे संगठन है। तो जिस संगठन की बाबा साहब ने कामना की थी, वो संगठन से हम बहुत दूर भटक गए। बीच में बहुत अच्छा हुआ, मान्यवर काशीराम आए। मान्यवर काशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को जो है बहुजन समाज पार्टी बनाई। उससे पहले उन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में DS4 बनाया, वामसेब बनाया, है नहीं? जी। पर उसी तरह से बाबा साहब ने 1925 में समता सैनिक दल बनाया था। संगठन के बाबा साहब ने बहुत प्रयास किए थे, परंतु और खाली बाबा साहब ने जो है समता सैनिक दल ही नहीं बनाया था। बाबा साहब ने, जिसको आप भारतीय बौद्ध सभा कहते हो, वो भी जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई थी।
और जो मैसूर के राजा थे उन्होंने करीब 5 एकड़ ज़मीन बुद्धिस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए दी थी। अच्छा। हाँ, दूसरा बात है जो बाबा साहब ने जो रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी, बाबा साहब ने एक जो है रिपब्लिकन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाया था और उस रिपब्लिकन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सिलेबस भी बाबा साहब ने बनाया था। और एक और ख़ासियत थी कि बाबा साहब ने जो है जैसे पहले जो है इंडियन लेबर पार्टी बनाई 1935 में, वो मज़दूरों की और अपने लोगों की पार्टी थी जो वहाँ वर्कर्स करते थे मिलों में काम। तो उन्होंने कोशिश की कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट वगैरह के लोग मिलें, पर तो इस देश की विडम्बना ये रही है कि यहाँ का मजदूर है पर वो कास्टिस्ट भी है। मतलब वो हमारे से फैक्ट्री में जो जाति भेद करता है, तो वो स्कीम भी नहीं हो पाई। फिर उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उन्होंने इस नीयत से बनाई कि अपने लोग जो है किसी तरीक़ा से संगठित हों, परंतु क्योंकि यहाँ की जैसी व्यवस्था है उसके हिसाब से जो है खाली जो है एक जाति के बल पर यहाँ राजसत्ता जो है नहीं ली जा सकती है। उसके लिए उन्होंने बाबा साहब ने 24 अप्रैल 1948 को एक जो है सभा लखनऊ में की थी। उसमें शिवदयाल सिंह चौरसिया वगैरह और छेदीलाल साथी वगैरह जो कुछ भी थे और काफ़ी वो भी इसी के भी नेता थे मतलब। और वो एक चीज़ उन्होंने स्पष्ट ये कहा था कि आप भले रोटी बेटी के संबंध रखें या ना रखें, ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर क्योंकि शोषण जो ओबीसी वाले तुम्हारा भी हुआ है, एससी का तो हुआ ही हुआ, एससी का थोड़ा ज़्यादा हुआ, तुम्हारा कम हुआ है। तुम्हारे अंदर केवल एक बात का अहंकार है कि ये हमको अछूत नहीं मानते, अनटचेबल है नहीं। जी जी जी। एससी एसटी के परंतु ये तुम्हें सेवक तो मानते ही है, अधीन तो तुम इनके रहे ही हो, है नहीं। तो जब तक तुम सत्ता हासिल नहीं कर लोगे जी, तब तक तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा। तुम राज सत्ता हासिल नहीं कर सकते हो, और अगर तुम्हें बराबरी का दर्जा प्राप्त करना है तो तुम्हें राज सत्ता प्राप्त करनी ही होगी और इस व्यवस्था को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। जब ये देखा बाबा साहब ने कि ओबीसी का रवैया इस वर्ण व्यवस्था के प्रति बहुत उदासीन है, तो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अंगीकार किया। ये बौद्ध धर्म अंगीकार जो किया, ये जो है उनकी जो है 21 वर्ष के मंथन का परिणाम था। बाबा साहब ने ये वाला एक जगह है नासिक के पास में, वहाँ 13 अक्टूबर 1935 को ये कहा था कि मैं भले ही मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, परंतु हिंदू रह के मरूंगा नहीं। और बाबा साहब ने वैसे 1920 से लेकर के 1935 तक भी बहुत प्रयास किए थे कि किसी तरीक़ा से जो हिंदू धर्म है इसमें सुधार हो जाए। और उनकी मांग ये थी कि भाई हमें जो आप आदमी क्यों नहीं मानते हो, तुम्हारा कुत्ता इस तालाब में पानी पी लेता, हम पानी क्यों नहीं पी सकते। चावदार तालाब पर लड़ाई क्यों हुई थी, यदि आप उसकी कहानी पूरी सुनेंगे तो जो चावदार एक जगह है वहाँ पर महाराष्ट्र में, वहाँ पर जो है महारों ने वहाँ से पानी भरने के लिए कोशिश की थी। तो ये लगा लिए कि जो वहाँ के जो चावदार के जो और लोग थे मराठे वगैरह, जो कि स्वयं जो है ओबीसी थे, उन्होंने उनकी जो औरतें थी उनकी बेइज्जती की और लोगों को बांध करके मारा। वो पत्र जब बाबा साहब को मिला तो बाबा साहब एकदम उसको पत्र को पढ़ करके आग बबूला हो गए, और उन्होंने जो है मार्च में इस मामले को उठा दिया, चावदार तालाब वाले को। 27 मार्च की घटना आपको पता होगी, 1927 की, है ना। और दिसंबर में जो स्मृति को जलाया, मनुस्मृति। तो उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण एक नहीं था, उसके कई कारण थे कि इधर जो है स्वराज्य की मांग हो रही थी, और स्वराज्य में जो क्या है, जो गांधी और पार्टी है वो ये बात कर रहे थे कि हमें स्वराज्य मिले। परंतु जब शेड्यूल कास्ट का मुद्दा आता था तो उस पर वो सब चुप रहते थे।
तो बाबा साहब ने कहा कि हम जब स्वराज्य की बात करेंगे तो स्वराज्य के साथ साथ हमें अनटचेबल्स की जो है स्वाधीनता की बात करनी पड़ेगी, बिना उसके जो है ये बातें सब अधूरी रह जाएंगी, हाँ। नहीं। सर हम आपसे बात कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त कि आप जैसे एक्सपीरियंस बंदे के साथ हमें बात करके बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी वाइब आ रही है। तो एक क्वेश्चन है जो आजकल सोशल मीडिया पे हमारी जनता के बीच में बहुत रहता है, रिजर्वेशन। तो मतलब आपको क्या लगता है कि रिजर्वेशन सही है या गलत है, या बाबा साहब ने रिजर्वेशन को किस तरीके से लिया था, आज के लोग उसे किस तरीके से ले रहे हैं? तो एक बार आप अपनी राय बताइए। जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया है कि सितंबर 1932 को पूना पैक्ट कांग्रेस, गांधी और बाबा साहब के बीच में हुआ था। तो उसमें शर्त ये थी कि जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं और जो कल्चरली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं, जिनको कि अस्पृश्य कहा गया है, परंतु जो 1911 के सेंसस के हिसाब से उसमें ऐसी कुछ जातियाँ थी जिनको अनुसूचित किया गया है ना, उनको अनुसूचित कहा गया है। और कांग्रेस उनको एक तरह से हिंदू मानती थी, परंतु उनके साथ अछूतपन का जो व्यवहार हिंदू समाज करता था। जब भारत के स्वाधीनता के प्रश्न खड़े हुए तो बाबा साहब और कुछ अछूत नेताओं ने ये कहा कि स्वाधीनता के प्रश्न से पहले जो अछूतों की समस्या है उसका हल हो जाना चाहिए। उस बारे में साइमन कमीशन जो 1928 में भारतवर्ष में आया था, उसमें भी ये बात कही गई। और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी, 3 हुई थी 1930 से और 32 के बीच, तो उसमें भी जो साफ साफ ये कहा गया था कि ये भले हमको हिंदू धर्म का अभिन्न अंग मानते हैं, परंतु हम अभिन्न अंग हैं कहाँ। हमारी तो कुएं से पानी पीने के लिए मनाही है, तालाब में जाने के लिए मनाही है, मंदिर में प्रवेश करने के लिए मनाही है, तो हम जो है हिंदू धर्म के अभिन्न अंग हैं कहाँ। ये प्रश्न बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सामने कहा। और साथ साथ बाबा साहब ने ये भी कहा था कि अंग्रेज़ों ने भले यहाँ पर 150 साल के करीब राज्य किया हो, 200 साल के करीब राज्य किया हो, परंतु हमारी समस्याएं जैसी पहले थी वैसे ही रही, हम अछूत के अछूत ही रहे, हमारी समस्याओं की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो जब मार्मिक को जब ये प्रश्न जो है बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उठाया, तो उसका प्रभाव जो ब्रिटिश संसद थी उस पर भी पड़ा, और जो रैमजे मैकडोनाल्ड जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके ऊपर भी पड़ा। तो बाद में कम्युनल अवार्ड बना, कम्युनल अवार्ड के बाद जो इनको जो सेपरेट इलेक्ट्रेट वगैरह का जो प्रतिनिधित्व दिया गया, ये लंबा विषय है, इसके बारे में मैं संक्षिप्त यही बतला रहा हूँ कि लबो लबाव लेकर के ये हुआ कि 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट लिखा गया गांधी जी और कांग्रेस और बाबा साहब के बीच में। तो उसमें जो है ये कहा गया कि इन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ सुविधाएं सार्वजनिक सेवाओं में, शिक्षण संस्थाओं में और रोजगार में देने होंगे। तो उसके तहत जो ये रिजर्वेशन वाला इशू हुआ। और भारतीय संविधान में 15(4), 16(4), 341, 335 और इनमें जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है ये रिजर्वेशन दिए गए। तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ये लोग किसी तरीक़ा से समानता और बराबरी का दर्जा प्राप्त कर सकें। अच्छा। और यदि आप जो संविधान को ध्यान से पढ़ें तो संविधान की प्रस्तावना भी जो है भारत की जनता के लिए यही कहती है कि हमें जो है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, लिबर्टी में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, इनकी ज़रूरत है। क्योंकि जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो जो समाज है वो उसमें जो है एक जो सामंजस्य नहीं बनेगा, है नहीं, ऊंच नीच भेदभाव बरकरार जो यहाँ की वर्ण व्यवस्था के हिसाब से है वो बनी रहेगी। यदि भी जब भारतीय संविधान बना था तब भी विभिन्न विचारधाराओं के लोग थे, परंतु संविधान में जो है ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि सभी लोग मिलजुल करके रहें और हर एक के अंदर जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का भाव बना रहे। मतलब रिजर्वेशन से एक तरीके से इक्वलिटी आनी चाहिए और हर एक आदमी का जो अपने का जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो बरकरार रहे और बीच में जो है जो वैमनस्यता ना हो, क्योंकि इस वैमनस्यता का परिणाम जो है इस देश को जो हज़ारों साल की गुलामी में भोगना पड़ा। हम 800 साल के करीब मुसलमानों के गुलाम रहे और 200 साल के करीब अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, है ना। लेकिन परंतु विडम्बना ये है कि इन 1000 सालों के अंदर जो यहाँ का अस्पृश्य समाज था
वो जैसा था वैसा ही रहा। हाँ। तो जो आरक्षण की जो व्यवस्था है जो स्वतंत्र भारत में की गई, उसकी पृष्ठभूमि में तो जो गोलमेज सम्मेलन हुए, पूना पैक्ट हुआ, कम्युनल अवार्ड बना, वो सब हैं। और इसी कारण ताकि ये समाज की मुख्य धारा में प्रवेश करें, एजुकेशनली साउंड हो जाए, सोशली जो है इनसे कोई नफरत ना करे, भाईचारा बरकरार हो, इस कारण इनको जो है ये दिया गया था। एक गलतफहमी लोगों के अंदर ये पैदा होती है कि ये जो रिजर्वेशन है ये 10 साल के लिए दिया गया था। नहीं, जो संविधान सभा के सदस्य थे वो बहुत बुद्धिजीवी थे। उन्होंने बहुत सोच समझ करके ये निर्णय लिया था कि जो राजनीतिक आरक्षण है वो 10 साल के लिए होगा। हाँ। और उसकी समीक्षा 10 साल के बाद की जाया करेगी। परंतु नौकरी वगैरह में और एजुकेशन में जो आरक्षण है वो जब तक ये विषमता खत्म नहीं हो जाती है और असमानता बनी रहती है और भेदभाव बना रहता है, ये तब तक जो है ये आरक्षण समाप्त नहीं किया जा सकता। और समानता के पश्चात ही आरक्षण के ऊपर, इस तरह के आरक्षण के ऊपर विचार किया जाएगा। परंतु विडंबना की बात ये है कि जैसे जैसे ये आरक्षण की सुविधाएं इन लोगों को मिली, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को, तो आरक्षण को जो सवर्ण लोग हैं वो भीख मांगने लगे और इन लोगों ने इसको अधिकार माना। अधिकार मान लिया। नहीं, और ये जो दोनों बिंदु हैं दोनों के लिए दुखदाई हैं। अब इसी की वजह से समाज में फिर एक दरार बढ़ती जा रही है। जब दरार बढ़ेगी तो उससे हिसाब से जो सामंजस्य नहीं आएगा। जी, समाज में इस वक्त दरार की हाँ। जो दूसरी कास्ट वाले होते हैं कि तुम्हें भी नहीं, उसका कारण है। उसका कारण क्या है कि बाबा साहब ने 1920 से लेकर के और 1935 तक बहुत कोशिश की थी कि अछूतों को मंदिरों में प्रवेश करने दिया जाए, उन्हें पानी पीने का अधिकार हो, उनको शमशान घाट में जाने दिया जाए। परंतु देखते थे कि जो इन चीज़ों की बात करता था, समानता की और स्वतंत्रता की और आज़ादी की, तो उसका जो है ये कास्ट हिंदू लोग जो है सामाजिक बहिष्कार करते थे। आज भी बहिष्कार करते हैं गाँवों में। राजस्थान में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, हरियाणा में भी होता है। जो भी मतलब वर्ण व्यवस्था में विश्वास करने वाले हैं लोग, वो आज भी ये करने से नहीं चूकते हैं। अभी कर्नाटक में एक टंकी में जहर, कर्नाटक में या तमिलनाडु में है ना, जहर डालने का जो है एक वो घटना की जानकारी मिली थी। तो ये बहुत विडंबना की बात है। इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल जातिवाद है, क्योंकि जातिवाद के कारण ही ऊंच नीच पैदा होती है, उसी के कारण भेदभाव पैदा होता है और उसी के कारण वैमनस्यता पनपती है। अगर ये जातिवाद खत्म हो जाए तो ऊंच नीच खत्म हो जाए, भेदभाव खत्म हो जाए और वैमनस्यता खत्म हो जाए, तो सर जैसे तो देश एक सशक्त राष्ट्र बने। जी, जैसे भी आपने कहा जातिवाद खत्म है, तो इसका कोई उपाय है कि मतलब खत्म कैसे हो सकती है? किस तरीके से हम इसे खत्म कर सकते हैं? देखिए, जातिवाद वैसे तो एक भाव है, मनोभाव है। जातिवाद जो है एक तरह से जो एक छुपी हुई चीज़ है और चालाक आदमियों के द्वारा ये जो ईजाद की हुई चीज़ है जातिवाद। अदरवाइज जातिवाद किसी ने बनाई हुई नहीं है। जातिवाद तो अपनाई हुई चीज़ है, समझे नहीं? मूर्ख उसके नीचे दबते हैं और चालाक लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। मूर्ख दब रहे हैं, चालाक फ़ायदा उठाते हैं। यस, आपने देखा होगा जैसे वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र ही सेवक क्यों है? यदि पूछा जाए शूद्र ही सेवक क्यों है? काम करने का अधिकार तो हर एक आदमी को है। हर एक आदमी को, राजा हर कोई बन सकता है। हर एक आदमी राजा बन सकता है, जिसके अंदर जो काबिलियत है, जिनके अंदर स्वतंत्र चिंतन की क्षमता है, वो राजा बनेगा, वो राजा बन सकता है। वो जो चाहे वो कर सकता है। अभी आपने वो बोला क्षत्रिय शूद्र वाला है ना, हाँ। तो बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि सब लोगों को अपना अपना काम बांट रखा है, तो इसमें क्या जातिवादी वाली बात है? मतलब शूद्र को जब छोटा काम दे रखा तो उन्हें काम करने में क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, तो उस काम को वो खुद क्यों नहीं करते हैं? हाँ। आपने एक वाल्मीकि को आदमी तो माना जी, है नहीं, परंतु आपने तो उसको जो है अपने मनोभावों के हिसाब से तो जानवर से भी बदतर माना। आप कुत्ता से तो प्रेम कर सकते हैं, आप एक जो है स्वीपर से प्रेम नहीं कर सकते हैं। तो ये किस कारण है? ये आप जातिगत मनोभावों के कारण ही तो है। जाति कोई चीज़ आपको चिपक थोड़ी ही रही है। अगर मैं वाल्मीकि होकर के आपसे ब्राह्मण कह देता हूँ तो आप मुझसे प्रेम करने लगेंगे, क्यों? अगर मैं वाल्मीकि होकर के ब्राह्मण आपको बतला दूँ तो आप मेरे से प्रेम करने लगेंगे। जी, बिल्कुल है। और अगर मैं आपको जो है वाल्मीकि बता दूं तो आप मुझे पास भी नहीं बैठने देंगे, आप मुझे जो है बैठने के लिए, क्या खड़े होने के लिए स्थान नहीं देंगे। तो ये क्या है? ये जातीय कलंक है ना।
तो कलंक कौन हुआ? आदमी कलंक हुआ या जाति कलंक हुई? अगर ये कलंक हमसे चिपका रहेगा जी। तो हम आदमी कहाँ माने जाएंगे? हम तो जानवर ही एक तरीके से हो जाएंगे। तो हमको जानवर किसके कारण माना गया? हमको जाति व्यवस्था के कारण ही तो माना गया। जी। और कोई कारण है क्या हमको जानवर मानने का? कोई और कारण तो नहीं। हाँ, सिर्फ जाति की वजह से ही हमें, केवल जाति की वजह से मानते हैं, है? क्योंकि और कोई कारण होता तो भाई प्रश्न यही उठता है कि आप कहते हैं कि आरक्षण भीख है, हम कहते हैं कि जो जातिवाद है ये छल फरेब है। जी। आप जाति छोड़िए, आरक्षण को जूते पे मार के फेंक देंगे बाहर। हाँ, सही बात है। आप आरक्षण की बात करते हैं, अब जाति खत्म कर दो, आप जाति खत्म कर दिए, सब चीज़ खत्म हो जाएंगी। सब खत्म। जिस भेदभाव के कारण, वैमनस्यता के कारण आप आदमी को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं हैं, हैं? तो उसको कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? उसकी कभी सीमा होगी या नहीं? उसकी सीमा कभी आएगी या नहीं आएगी ऐसा करने की? क्या एक ब्राह्मण जो छत पर जो बैठा हुआ छत पे ही बैठा रहेगा? सही बात है। एक जो शूद्र है जो सेवा कर रहा है वो सेवा ही करता रहेगा। उसे राजा बनने का हक नहीं है। जब पूरी प्रकृति में परिवर्तन है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो एक आदमी कैसे ऊपर और कैसे नीचे, ये मेरी समझ से बाहर है। हाँ, सही बात है। नेचर ने जो हमको बनाया है ऐसा ही आपको बनाया है, ऐसे सबको बनाया, सब इक्वल है। तब जब नेचुरली सब इक्वल हैं तो डिस्पैरिटी किस बात की है? ये असमानता क्यों है और किस कारण है? इसका एक सॉल्यूशन कैसे सोचना है? इसका सॉल्यूशन जो दोनों को मिलकर सोचना चाहिए था, परंतु जो एक अपनी मूर्खताओं की वजह से जातिवाद को नहीं छोड़ रहा है और एक चालाकी की वजह से जातिवाद को नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने चालाकी से जातिवाद के अंदर जो ऊंच नीच जो है एक श्रेणी के हिसाब से जो बनाया है, उसके हिसाब से हर एक जो है एक दूसरे से ऊपर अपने को समझ रहा है और उसी की वजह से जो है जो विघटनकारी शक्तियां हैं वो अपना खेल खेलती रही हैं। देश गुलाम होता रहा है, कुछ मुट्ठी भर लोग यहाँ शासन करते रहे हैं और जो भेड़ बकरी की तरह बहुजन कहने वाले लोग हैं वो घिनौने काम करने के लिए मजबूर नहीं, मानसिक रूप से जो है अपनी स्वीकृति देते रहे हैं। आज भी ये स्वतंत्र भारत में कोई किसी को कंपेल नहीं कर सकता किसी भी पेशे को करने के लिए, परंतु लोग क्यों कर रहे हैं? जातिवादी है। नहीं, जातिवाद के कारण नहीं है, उनकी मानसिक गुलामी है। मानसिक गुलामी है। अगर उनके अंदर ये विवेक पैदा हो जाए कि ये काम गंदा है, इस काम को जो नहीं करना चाहिए, तो कभी भी नहीं करेंगे, परंतु वो करते। किस लिए करते हैं? क्योंकि कुछ उनकी मजबूरियां हैं, कुछ आर्थिक रूप से जो है वो दबे हुए हैं और कुछ मानसिक रूप से दबे हुए हैं, तो इसलिए उनका शोषण होता है। और शोषण आप ध्यान रखिएगा हमेशा कमज़ोर का होगा, गरीब का होगा, जो अमीर है उनका, जो बेसहारा उसका होगा, जो अमीर है पैसे वाले उनके। तो इस शोषण के जाल को आप समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता के भावों को लेकर के ही खत्म कर सकते हैं। ये एक मानवीय दृष्टिकोण है। और जैसे सर अभी आप एक बुक भी लिख रहे हो, तो कब तक वो बुक कंप्लीट हो जाएगा? जैसे किस चीज़ को देखो, जो किताब का जो लेखन है, वैसे तो मैं लेखन के क्षेत्र में सन 1998 से हूँ और मेरे लेखन का जो विषय यही रहा है कि जो समाज के अंदर जो विषमतामूलक तत्व हैं वो ख़त्म हों और समाज जो है एक हमारा जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के आधार पर, जो कि हमारी संविधान की जो प्रस्तावना कहती है, उसके हिसाब से ये सशक्त राष्ट्र के रूप में तैयार हो। और मेरा जो है शुरू से वही लेखन का एक विषय रहा है। तो ये वाली जो नई बुक लिख रहे हो आप, इसमें जो है, हाँ, इसमें जो है अम्बेडकर एक राजनीतिज्ञ है। तो अम्बेडकर एक राजनीतिज्ञ में मैंने क्वेश्चन उठाया है। बहुत से लोग कहते हैं कि अम्बेडकर दलित नेता थे, अम्बेडकर एक राजनीतिज्ञ थे। बहुत से लोग कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता ही जो है आपके तमाम ईविल्स को अलग कर सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक सत्ता क्या गधों के बल पे आप करेंगे? आपको पढ़े लिखे आदमी नहीं चाहिए, आपको संघर्षशील आदमी नहीं चाहिए। आप दुनिया में रह रहे हैं, आपके सामने जापान का एक उदाहरण है, आपके पास चाइना के उदाहरण है, आपके पास अन्य देशों के भी उदाहरण है जहाँ पर जातिवाद नहीं है। इंडिया में ही है सर। तो ये इस देश के अंदर ही क्यों है? इस पर कोई क्यों नहीं बोलता है? जबकि बोलना चाहिए ना। बोलना चाहिए, बिल्कुल। क्यों नहीं बोलता है? अच्छा, अफसोस की बात यह है कि जो चालाक लोग हैं वो तो अपने स्वार्थ के हिसाब से नहीं बोलते हैं,
जातिवाद को ख़त्म करने की बात। विडम्बना की बात यह है कि जो जातिवाद से दबे हुए हैं और जातिवाद में जो एक दूसरे को जो एक से और दूसरे से नीचा और ऊंचा समझते हैं, वो जो है ये कह कर के संतुष्ट हो जाते हैं कि हम अमुक जाति से तो ऊपर ही हैं। जैसे हाँ सही बात है। जैसे खटीक है, वो चमार से अपने को ऊंचा समझ के संतुष्ट हो जाता है तो हम उससे ऊपर हैं। हाँ। चमार है वो भंगी से, भंगी है वो कंजर से है। तो ये क्या है? हम इससे तो ऊपर ही नहीं, ये क्या ड्रामा है? मतलब जो है ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होंगी इसको कौन ख़त्म करेगा? हम और आप ही तो बैठ कर ख़त्म करेंगे। हम कहते हैं, बहुत से लोग रोटी बेटी की बात करते हैं। रोटी बेटी तो बहुत बड़ी बात है। आप पहले बैठना तो सीखो जी। भाई आपके अंदर भाईचारा कब पैदा होगा? भाईचारा आपके पास तब पैदा होगा जब आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के पास बैठेंगे, बोलेंगे और बतलाएंगे। पहले आपके अंदर ये 6 गुण तो होने चाहिए, उठने के, बैठने के, बोलने के, चालने के, घूमने के, फिरने के। क्यों आपके अंदर यही नहीं है? यही नहीं है, सही बात। आपके अंदर जो है जाति का नाम इतना तगड़ा चौबन पैदा कर देता है जितना कोई कांटा नहीं कर पाता। तो ये क्या है? ये आपके अंदर मनोभाव है ना, आपका एक माइंड सेट ऐसा बन गया है ना, है? आप उन कारणों को खोजो ना। आप खोजने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? ये जातिवाद इसलिए नहीं ख़त्म होता है कि जो यहाँ जाति को ढो रहा है नहीं, वो उसको आभूषण की तरह पहने हुए है। और जब तक वो उसको आभूषण की तरह पहने हुएगा वो जातिवाद को नहीं छोड़ेगा। हाँ, जब तक ये कास्टिज्म खत्म होएगा ही नहीं। यस। तो सर ये कब तक आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी? मतलब अगर हमारी ऑडियंस में से कोई बाय करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? जहाँ तक किताबों की बात है तो मैंने आधुनिक परिदृश्य में अम्बेडकरवाद और आधुनिक परिदृश्य में बौद्ध धर्म, ये पुस्तकें ऑलरेडी लिखी हुई है और आप चाहेंगे तो ये आपको सम्यक प्रकाशन से मिल जाएंगी, है नहीं? अभी मेरी किताब जो है और भी कई आ रहे हैं तो उसके बारे में मैं आपसे बाद में चर्चा कर लूँगा। ठीक है, बाद में जब हो जाएगा जब फिर से दोबारा एक और एपिसोड बनाएंगे साथ में, क्योंकि अभी मैं इस पर काम चल रहा है। जी बिल्कुल, जब कंप्लीट हो जाएगा जब उसके बाद। हाँ, पर इसका एक संक्षेप में बता देता हूँ कि जो ये वर्तमान में जो जिस किताब पर मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं अम्बेडकर के राजनीतिज्ञ होने पर जो प्रश्न उठाया है। अच्छा। और उस पर इसलिए उठाया कि बाबा साहब को केवल राजनीतिक कह करके जो उनकी जो व्यक्तित्व की आभा है उसको बहुत संकुचित करना है। क्योंकि बाबा साहब जो है खाली जो राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो राजनीतिक से पहले समाज सुधारक थे, कानूनवेत्ता थे, पत्रकार थे, बहुत मजे हुए विद्यार्थी थे। और सबसे बड़ी बात, जब उन्होंने ये संविधान लिखा और संविधान सभाओं में जो उन्होंने जो अपने भाषण दिए तो उनसे ये परिलक्षित होता है कि वो युग दृष्टा थे। उन्होंने 25 नवंबर 1949 को जो भाषण इस संविधान को अंगीकार करने के टाइम पर दिया था वो प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। तो उसमें जो भविष्य की जो आशंकाएं उनके बारे में बाबा साहब ने जो है लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। विडम्बना की बात ये रही इन 75 सालों में उनकी बातों पर जो ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने संविधान में अपना स्टेट और माइनॉरिटीज एक संविधान था, उसके बहुत से प्रावधान थे, उनको डालने की बात कही थी परंतु उनको नहीं डाल पाए। तो सर अब हम आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। जाने से पहले एक आखिरी क्वेश्चन है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। कि मतलब जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर इंसान में अच्छाई भी होती है, कमी भी होती है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि बाबा साहब के अंदर क्या कमी थी? अगर आपको लगता है ऐसा तो आप बता सकते हो। मतलब क्योंकि हर किसी इंसान में कमी तो होती है, तो ऐसा था क्या कमी वाली उनमें कुछ? बाबा साहब ने अपने एक भाषण में ये कहा था कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो गुस्से के भी जो 2-3 आयाम होते हैं। जैसे माँ है, माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है गुस्से में, तो उसके पीछे क्या होता है? उसके पीछे सुधार होता है। इसी तरह से बाबा साहब का गुस्सा था। बाबा साहब को कभी कभी गुस्सा जो आता था यहाँ के जो लोगों की जो दुर्दशा देख करके, जो दयनीय दशा देख करके आता था। और उन्होंने जो है शायद 1936 के आसपास अपने जो लोगों को कहा था कि मैं चाहता हूँ कि ऐसे जीवन जीने से तुम मर जाओ तो ज़्यादा ठीक है। हाँ, क्योंकि तुम इस ज़मीन पर भार हो। तुम्हें कोई आदमी मानने के लिए तैयार नहीं, कोई तुम्हें पास बैठाने के लिए तैयार नहीं,
है। जी। तो इसलिए तुम मरे झोड़ छोड़ दो, मरा मांस खाना छोड़ दो, सही रहना सीखो, साफ रहना सीखो। बहुत सी बातें उसका सारांश रूप में आपको बतला रहा हूँ। तो बाबा साहब ने तो समाज को जो है बहुत प्रेरणा देने का जो है आजीवन काम किया। और उनको गुस्सा क्यों आता था? उनको गुस्सा इसीलिए आता था कि यहाँ का आदमी जो है सही बात सुनने के लिए तैयार नहीं, ना समझने के लिए तैयार। और सारांश रूप में आपको एक बार बतलाऊँ आपको कि ये जो अपने को अम्बेडकरवादी कह रहे हैं, ये अपने मिशन में तब तक सफल नहीं होंगे जब तक ये मन, वचन और कर्म से दोगले रहेंगे और बाबा साहब के विचारों को पढ़ करके, समझ करके और उनके हिसाब से नहीं चलेंगे। इनका कल्याण नहीं होगा। मात्र सत्ता की चाबी लेने से ना सत्ता हासिल नहीं होगी। सत्ता का जो त्रिसूत्र है, जो मूल मंत्र बाबा साहब ने दिया था, वो दिया था कि शिक्षित बनो और शिक्षित करो, संगठित रहो और संगठित करो। समझे नहीं? संघर्ष के लिए प्रेरणा दो और संघर्ष करो। मतलब खाली इस गलबाजी से काम नहीं चलेगा कि शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो और हम पे आर की स्पेलिंग नहीं आ रही है, हम आर की स्पेलिंग नहीं पढ़ पाते। अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक हेडमास्टर का इंटरव्यू जो सोशल मीडिया पे बिहार में हो रहा था। उससे कहा था कि मैडम तुम जनवरी की स्पेलिंग लिख दो जरा और फरवरी की स्पेलिंग लिख दो। तो जब इसकी शिक्षा का यहाँ का तो एक शब्द जो आपने जो मेरे से नहीं पूछा है, मैं शिक्षा के बारे में एक अंतिम संदेश के रूप में, मतलब एक चीज़ जो आपको ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा को एक फॉर्मेलिटी के रूप में मत लो, है ना। शिक्षा एक ऐसी कीमिया है जो आपके अंदर आमूल चूल परिवर्तन करेगी, है ना। शिक्षा को आप इस हिसाब से लो कि आपके अंदर भी परिवर्तन हो और आपको देख करके दूसरे के अंदर भी परिवर्तन हो। ये प्रेरणा हमें बाबा साहब के व्यक्तित्व से मिलती है और मिलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको जय भीम और नमो बुद्धाय करता हूँ। बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात करके और हम बहुत जल्द फिर से दोबारा एक नया एपिसोड पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके।